नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति चित्रण का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि पंत की कविता में प्रकृति संबंधी कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको अपने कॉपी में यही उत्तर लिखना होगा। दोस्तों, पंत जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि प्रकृति का चित्रण अत्यंत कोमल, कलात्मक और मानवीय भावनाओं से युक्त किया है। यानी उनके कविता में जो प्रकृति चित्रण हुआ है वह अत्यंत कोमल है, कलात्मक है और मानवीय भावनाओं से युक्त है। उनके काव्य में प्रकृति का कठोर रूप बहुत कम मिलता है, जबकि उसका मनोहारी और सुकोमल रूप ही अधिक मिलता है। यानी प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण पंत के द्वारा अधिक किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है कि साधारणतया प्रकृति के सुंदर रूप ही ने मुझे अधिक लुभाया है। यानी प्रकृति के सुंदर रूप के तरफ पंत अधिक आकर्षित होते हैं, ऐसा पंत का मानना है। उनके कविता में प्रकृति संबंधी कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, इसका अध्ययन हम लोग एक एक करके करेंगे। जो पहली विशेषता है वो है प्रकृति के कोमल और सुकुमार सौंदर्य का चित्रण। यानी पंत के कविता में प्रकृति के कोमल और उसके सुकुमार सौंदर्य का चित्रण पाया जाता है। पंत ने प्रकृति के मृदुल और आकर्षक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने फूलों की पंखुड़ियों, ओस की बूंदों, उषा की लाली जैसे सूक्ष्म सौंदर्य को प्रधानता दी है। यानी इस प्रकार के सौंदर्य का चित्रण उनकी कविता में पाया जाता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। कविता का नाम है प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि कविता की ये पंक्तियां हैं। कवि ने लिखा है कि प्रथम रश्मि का आना रंगीण तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगन, पाया तूने वह गाना। कवि जो है पक्षियों से पूछ रहा है। रंगीण का मतलब होता है पक्षी, प्रथम रश्मि का मतलब है सूर्य की पहली किरण। कवि पक्षियों से पूछ रहा है कि तुमको कैसे पता चला कि सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय होने से पहले पक्षियां चहचहाने लगती हैं। उसी को संबोधित करते हुए कवि पूछ रहा है कि पक्षियों को कहाँ से पता चल गया कि सूर्योदय होने वाला है। वो पूछता है कहाँ कहाँ है बाल विहंगन, पाया तूने वह गाना। यानी तुमको किसने बताया कि सूर्योदय होने वाला है। प्रकृति के इस कोमल और सुकुमार सौंदर्य का चित्रण पंत के द्वारा किया गया है। अगली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण यानी सजीव चित्रण। यानी पंत ने अपनी कविता में प्रकृति को मनुष्य के रूप में या सजीव सत्ता के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने प्रकृति के तत्वों को कोमल नारी या सजीव प्राणियों के रूप में चित्रित किया, जिससे प्रकृति जड़ न रहकर एक चेतन सत्ता बन गई। यानी प्रकृति इनके कविता में केवल जड़ के रूप में चित्रित नहीं हुई है, बल्कि एक चेतन सत्ता के रूप में चित्रित हुई है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता की ये पंक्तियां मानवीकरण का सुंदर उदाहरण है। देख लेते हैं कौन सी पंक्ति है। कवि ने लिखा है कि मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। यानी एक पर्वत है और पर्वत के नीचे जो है जल है। पर्वत क्या कर रहा है, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ यानी फूल रूपी हजारों आंखों से अपने आकार को जल में देख रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। पर्वत जो है अपने आकार को जल में बार बार देख रहा है। यहाँ क्या किया गया है, मानवीय क्रिया दिखाया गया है। जिस प्रकार से मनुष्य अपनी परछाई को देखता है, उसी प्रकार से पर्वत भी अपनी परछाई को देख रहा है। यानी प्रकृति का मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। अगली जो विशेषता है प्रकृति चित्रण का, वो है सूक्ष्म कल्पना और बिंब विधान। यानी पंत प्रकृति के क्षेत्र में सूक्ष्म कल्पना करते हैं। बिंब विधान का आशय हो गया कि ऐसा प्रकृति चित्रण करते हैं कि वो बिंब रूप से यानी चित्र रूप में हमारे सामने आ जाती है। पंत की कल्पना शक्ति अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक है। उन्होंने अमूर्त भावनाओं को भी स्पष्ट और कोमल बिंबों में बदल दिया है, जो सौंदर्य की अनुभूति कराते हैं और सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि तारों की चुनरी ओढ़े गगन से उतरती संध्या। इस पंक्ति में बिंब है यानी चित्र के रूप में हमारे सामने आ जाता है। यहाँ संध्या का चित्रण एक स्त्री के रूप में किया गया है। स्त्री के रूप में संध्या का चित्रण किया गया है और संध्या जो है तारों का चुनरी ओढ़ करके धीरे धीरे उतर रही है। ऐसा लग रहा है कि एक स्त्री ऊपर से धीरे धीरे उतर रही है। यानी बिंब विधान इस पंक्ति में पाया जाता है। पंत के प्रकृति चित्रण की जो अगली विशेषता है वो है भाषा का माधुर्य और नाद सौंदर्य। भाषा का माधुर्य और नाद सौंदर्य जहाँ होता है वहाँ प्रकृति और कोमल रूप में हमारे सामने आती है।
उनकी काव्य भाषा जो है सरस है, मधुर है और संगीतात्मक है। उन्होंने कोमल कांत पदावली, मृदुल शब्दों का प्रयोग किया है जो प्रकृति की सुकुमारता को ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करती है, यानी प्रकृति की सुकुमारता को बढ़ा देती है। उन्होंने लिखा है कि गुंजन गुंजन होता भर, खोले पलकें मूदे पलकें, यानी इन पंक्तियों में शब्दों में लय और कोमलता व्यक्त हुआ है जो प्रकृति की सुकुमारता को, जो प्रकृति के सौंदर्य को और बढ़ा देती है। पंत के प्रकृति चित्रण की जो अगली विशेषता है वो है प्रकृति में बाल सुलभ क्रीड़ा, यानी जिस प्रकार से बच्चे खेल खेलते हैं उसी प्रकार से प्रकृति भी इनके कविता में खेल खेलती हुई नजर आ रही है। पंत के काव्य में प्रकृति एक निर्दोष बच्चे या नर्तकी की तरह चंचल, कौतूहली और क्रीड़ामयी दिखाई देती है जो सुकुमारता का प्रतीक है। पंत ने लिखा है कि खुल गए पंख अब कौन तुम्हें बाधे। यहाँ पंत ने क्या किया है, जो ओस कण होते हैं उन ओस कणों की तुलना चंचल पंखों से किया है और कह रहे हैं कि जो ओस कण है उनके पंख अब खुल गए हैं, इनको कौन बांधेंगे, यानी बाल सुलभ क्रीड़ा कर रहे हैं ओस, उनको कोई बांधने वाला अब नहीं है। ये जो है प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। अगली जो विशेषता है वह प्रकृति को आलंबन रूप में स्वीकारना, यानी पंत ने प्रकृति का चित्रण आलंबन रूप में किया है, केवल उद्दीपन रूप में नहीं किया है। पंत ने प्रकृति को केवल भावनाओं को बढ़ाने वाला यानी उद्दीपन नहीं माना है, बल्कि स्वयं में पूर्ण और मुख्य विषय माना है, आलंबन के रूप में उसका चित्रण किया हुआ है। उन्होंने प्रकृति का चित्रण किसी मानवीय संदर्भ के बिना भी किया है। जब किसी मानवीय संदर्भ के बिना प्रकृति का चित्रण किया जाता है तो प्रकृति सीधे सीधे कविता का विषय बन जाती है। पंत ने अपने मोह नामक कविता में लिखा है कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, भूल अभी से इस जग को, यानी स्त्री को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे स्त्री, प्रकृति को भूल करके तुम्हारे बाल जाल में अपने नेत्रों को मैं किस प्रकार से उलझा दूं, यानी प्रकृति को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। यानी प्रकृति के ऊपर कविता लिखना चाहते हैं। प्रकृति को आलंबन के रूप में पंत ने स्वीकार किया है। पंत के प्रकृति चित्रण की जो अगली विशेषता है वो है उषा और संध्या का मनोहारी चित्रण, यानी सुबह और शाम का मनोहारी चित्रण इनके कविता में किया गया है। पंत को प्रकृति के वे क्षण विशेष प्रिय थे जब उनमें परिवर्तन की कोमलता होती है, जैसे सुबह और शाम। ये क्षण उनके काव्य में अत्यधिक सौंदर्य के साथ चित्रित हुए हैं। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, ये पंक्तियां बीड़ा कविता से ली गई हैं। सजल स्वरों की किरण बीड़ा गान उषा का करती है। कहने का आशय है कि जो बीड़ा है वो उषा का गान कर रही है। पंत ने अपनी कविता में उषा और संध्या का चित्रण किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है सौंदर्य के प्रति समर्पण और रहस्य भावना, यानी पंत का जो प्रकृति चित्रण है वो सौंदर्य के प्रति समर्पित हुआ है और उसमें रहस्यवादी भावना पाया जाता है। पंत का प्रकृति प्रेम केवल बाहरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक सौंदर्य से भी जुड़ा है। वे प्रकृति के कण कण में किसी अज्ञात सत्ता के सौंदर्य का अनुभव करते हैं, जिससे उनका चित्रण और भी गहरा और सुकुमार बन जाता है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, मौन निमंत्रण कविता की पंक्तियां हैं। कवि ने लिखा है कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। कवि कहता है कि पता नहीं कौन ऐसा है जो नक्षत्रों से यानी प्रकृति के अज्ञात सत्ता से मुझको निमंत्रण दे रहा है, मुझको पुकार रहा है, मुझको बुला रहा है। इन पंक्तियों में रहस्यवादी भावना को अभिव्यक्ति मिली हुई है। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि पंत के काव्य की यह विशिष्टता उन्हें छायावाद के अन्य कवियों से अलग करती है और उन्हें प्रकृति के सुकुमार और कोमल भावनाओं के चितेरे के रूप में स्थापित करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि पंत की कविता में प्रकृति चित्रण संबंधी कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।